सुप्रीम कोर्ट के सामने अदलिया मुदाखलत का केस है और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान में कानून है या नहीं है, किसी कोई एसओपी के तहत उनको ऑपरेट किया जाता है या ख़ुद से जैसे उनकी मर्ज़ी है वो चलाई जाती हैं। ये वो सवालात हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करने में मदद दें, मुआवनत फ़राहम करें कि एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर सरकारी सतह पे वो मौजूद हो, कुछ उनके डूज़ एंड डोंट्स, कुछ रूल्स ऑफ बिज़नेस उनके तय किए जाएँ और फिर इसी तरीके से जो अदलिया के अंदर मुदाखलत वाला सिलसिला है उसको रोकने के लिए कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। ये बातें कहने को आसान है, करने को बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हर दौर के अंदर कोई ऐसा दौर गुजरा नहीं है, जस्टिस मुनीर से शुरू कर लीजिए, नज़रिया ज़रूरत की इजाज़त से लेकर आज तक ऐसे ऐसे फ़ैसले कमाल के आते रहे हैं कि वो आईने पाकिस्तान जो है वो मोम की नाक बन जाता है, जिधर मर्ज़ी मरोड़ लें। और अदलिया पर दबाव भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया तो 50 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि नहीं वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। कभी ऐसा दौर भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम के लिए दे दिए। एक मिलिट्री डिक्टेटर को यूनिफॉर्म के अंदर आइन में तरमीम करने के लिए 3 साल दे दिए। एक ऐसा तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया जिसके तहत बहरिया टाउन से प्ली बारगेन कर ली। वो बाबा रहमते कहते थे 1000 अरब बनते हैं, 460 अरब पे बाद में डील होगी। ये मुझे समझ नहीं आया ये हमारी सुप्रीम कोर्ट थी या क्या थी, क्योंकि ऐसा तरीक़ाकार जो इनको आइन मैंडेट नहीं देता उससे तजावुज़ करके कैसे कर सकते हैं। प्ली बारगेन इन्होंने की बैरिया टाउन से, वो किस कानून के तहत की मालूम नहीं है। एक मिलिट्री डिक्टेटर को 3 साल आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, किस कानून के तहत ये भी मालूम नहीं है। पानामा का केस आया तो इकामा उसमें से निकल आया और इकामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया और वो किस कानून के तहत किया उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बाईपास करते हुए, ये भी मालूम नहीं है। बेशुमार ऐसी चीज़ें। 63A का जो फैसला दिया बंदयाल साहब ने, वो ख़ुद एक जज साहब ने लिखा कि ये इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो दुरुस्त लिखा उन्होंने, क्योंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो तरीक़ाकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो कर दिया। अब जब जिसका दिल आए वो फैसला कर गुजरे, वो सुप्रीम कोर्ट तो फिर ना हुई, वो फिर आईने पाकिस्तान भी ना हुआ, वो कुछ और ही हुआ। और इसी तरीके से अगर कोई मेजर कर्नल आके कोई फरमाइश करता है, कोई IB का फ़ोन करके बंदा फरमाइश करता है, तो पहले तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर भी और बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी इल्ज़ामात आए। फरमाइशी प्रोग्राम के तहत भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस है क्लासिक एग्जाम्पल है कि बेंच कैसे तैयार किया जाए मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए। काजी फ़ायज़ी को कैसे निशाना बनाया गया। काजी फ़ायज़ी खुद इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो खुद सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला देने के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ। आजकल वैसे ही बाबर सत्तार के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। वो रिमार्क्स जो आज अदालत ने कुछ दिए कुछ मामलात के अंदर, ख़ुद कहानी बयान करते हैं कि हमारी अदलिया के साथ क्या कुछ हो रहा है। सारे जज बुरे नहीं हैं हमेशा, लेकिन सारे जज वो दबाव सहारने की उनके अंदर ताकत नहीं है, उसको बर्दाश्त करने की। जब वो आता है दबाव तो कमज़ोर इंसान है, सारे के सारे कहीं ना कहीं से या रास्ता दे देते हैं या ख़ुद अपनी जान बख्शी करवाने की कोशिश करते हैं। काजी फ़ायज़ी के आज जो फैज़ाबाद धरने के ऊपर बयान है वो अगर आप सुने तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि अभी चंद रोज़ पहले ही हमने प्रोग्राम में बताया था कि एक कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट की रोशनी में जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी गई थी और कहा गया था कि पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब इतने बुज़दिल थे कि वो कोई टाइम पे एक्ट ही नहीं कर सकते और उनके एक्ट ना करने की वजह से ये फैज़ाबाद वाला सारा मामला सामने आया। लेकिन इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने वो ऑर्डर लिखा था जिसकी बिना के ऊपर इनके खिलाफ रेफरेंसेस आए और इनकी फैमिली को कभी टैक्स के चक्कर लगवाए और कभी थाने कचहरी के चक्कर लगवाए, वो क्या कह रहे हैं कि उनकी फाइंडिंग क्या थी, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। अपना कभी भी नहीं कहा, but when the children's and the wives and family members, it is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, there can be no doubt, let there be no doubt in anyone's mind that we will safeguard the independence of the judiciary. I will never accept any interference from any source. If there was any interference in my work and if I could not withstand the pressure, yes, I would go home. साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। वो कह रहे हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद का मैंने लिख कर दिया था कि वो इस धरने के पीछे हैं, लेकिन अभी हमारे कमीशन के अंदर पूरी नून लीग की हुकूमत ने जाके बताया कि नहीं, उनको पता नहीं है कि इसके पीछे फैज़ हमीद थे। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है ऐसा ही होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला
उन्होंने भी आज बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जो जज हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है उसको फिर पैगाम दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें पता है। और ये दबाव कहाँ से आता है? हुकूमत वक्त की तरफ से आता है। हुकूमत का निशान की तरफ इशारा इसलिए है कि जो ISI भी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है और IB भी करती है, तो जिम्मेदारी तो उसको उठानी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी अगर वो स्पाइन ना हो, किसी जगह पे खड़ा होने की ताकत ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यही पाकिस्तान का अलमिया है। सुनिए जस्टिस अतम निल्ला ने क्या बोला। ना कभी भी नहीं कहा, बट व्हेन द चिल्ड्रंस एंड द वाइफ्स and family members, it is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. The problem is the state and the state organs when they become aggressive against the judges. जो जस्टिस बाबर के साथ, सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. Then you must acknowledge that you are helpless. इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? No legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने की है कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना ज़िम्मेदार होते हैं जब ये एजेंसियां काम कर रही होती हैं। लेकिन क्या वज़ीर आज़म और काबीना के अंदर इतनी ताकत होती है कि सच बोल सकें? नहीं होती। मैं आपको बहुत सारे मामलात के अंदर जो खुद विटनेस किए चीज़ें, ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुँह छुपाते फिरते हैं कि इनके ऊपर किसी की नज़र न पड़ जाए। एजेंसीज़ किस लॉ के तहत ऑपरेट करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आज उठाया गया नईम अफ़गान, जस्टिस नईम अफ़गान की जानिब से। दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। और 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। Who was in government? Lord 2017 जिसमें लेजिस्लेशन की बात की थी फैजाबाद धरने कमीशन ने कि लेजिस्लेशन करें इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट के लिए, वो लेजिस्लेशन नहीं हुआ। उसके रीजन भी अभी सामने आ गए क्यों नहीं हुआ। 2-3 सवाल हैं, वो जरा नोट डाउन कर लीजिए, अगली पेजी पे हमें असिस्ट कीजिए बेंच को, कि तीनों एजेंसीज जो ISI है, MI है, IB है, इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए अगली पेजी पे कि कौन सा लॉ है जो इन एजेंसीज की क्रिएशन को डील करता है। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और तीसरी बात, विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एनेक्टमेंट, ये बताइए कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जुरिसडिक्शन, या किसी भी अदारे को अप्रोच करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एनी अदर प्रिटेक्स्ट, तो क्या एनेक्टमेंट के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उस अफसर के खिलाफ? आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, बैरिस्टर अकील मलिक हैं PMLN से, और रियासत अली आज़ाद साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वी एक्सपेक्ट कि शोएब शाहीन साहब भी शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर अकील साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज वो बार बार फैज़ाबाद धरने के उस फैसले का भी जिक्र आता रहा, पैरा 53 का, जिसके अंदर कानून साजी के लिए कहा गया था। कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशंस बड़ी तगड़ी थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो वो मामला आप ही की तरफ जाता है कि आप भी तो कुछ करें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक IB और ISI की बात की, वो थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसकी फॉर्मेशन हुई, एंड फॉर वेरियस रीजंस। आपको पता है कि मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से इंटरनल के अंदर जो हुक्म था कि फैज़ाबाद धरने के बाद कानून साजी करिए ताकि इन एजेंसीज को किसी दायरा कार के अंदर लाया जाए, वो तो नहीं किया आप लोगों ने। आई थिंक फॉर द शॉर्ट ऑफ टाइम जो हमारी गवर्नमेंट के पास रह गया था, बहुत कम टाइम, और आपको पता कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ और उसके बाद ये सारी सिचुएशन आई, तब मेरे ख्याल से शाहिद खान अब्बासी साहब, तो ये हमसे पहले 4.5 साल वाली हुकूमत पे सवाल नहीं होता, बिकॉज वो तो एक ऐसा पेज एक्सप्लेन करते हैं कि उनका एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप। आपकी हुकूमत के खिलाफ फैज़ाबाद धरना था, शाहिद खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो 16 माह आपको मौका मिला, तो आपको तो सबसे पहले एक्ट करना चाहिए था। देखें, हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, बाकी एलाइज भी थे, हमारे साथ 16 और जमातें थी। Collectively you failed. I wouldn't say we failed, we just didn't have enough time to enact the legislation that was near the hour. Good enough कि आप आर्मी एक्ट अमेंड कर लेते, आप वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंड कर लेते, बट इट वाज नॉट गुड इनफ कि आप वो जजेस को आज़ादी देने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मैं तो मलिक साहब समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा भी कई और लॉज हैं जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है। एज अ लेजिस्लेटर आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हमें पाकिस्तानी कौम के साथ भी इंसाफ करना चाहिए, पाकिस्तानी कौम के साथ भी जो है हमें बेहतर तरीके से जो कवानीन है उनमें बेहतरी लानी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो कॉल जो लीक हो गई थी मलिक क्यूम को, वो सामने रखूँ या सैफुर रहमान साहब की, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोगों का इसमें फेथ ही नहीं है कि जजेस आज़ाद होने चाहिए। मनपसंद का फैसला लेना आपकी भी तरजीह है माजी के अंदर भी। नहीं मलिक साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें अभी हाल ही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह की हमने नाइंसाफ़ियाँ देखी, वेदर लीगल और इलीगल जो भी मामला चले, जिस तरह देखें आज उसी का जिक्र हो रहा है। एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम डे वन। ये अगर कहा जा रहा है कि ये तो आज अगर सिचुएशन कार्रवाई करनी पड़ेगी। मलिक क्यूम साहब की टेप के ऊपर मलिक क्यूम साहब अपनी जजी से गए थे, वो रियली एग्जिस्ट करती है, डॉक्यूमेंटेड टेप है। देखिए उसकी वेरासिटी, उसका जो ट्रूथनेस है, वो तो मलिक क्यूम साहब अपनी जजी से गए कहीं नहीं गए, ये बताइए। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड किया है, किस बिना पे किया? इसलिए कि वो फरमाइशी प्रोग्राम था, 7 साल की सजा देनी है। शौकत सिद्दीकी साहब को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट वो देखे ना जी फैसला है फैजाबाद धरने का भी, उसमें आ गया जनरल फैज का नाम आया हुआ है ना उसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट तो आज भी जज बैठा बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ फैजाबाद से पूछ रहा हूँ, धरना कमीशन इनकम्प्लीट है क्या? उसमें जनरल फैज को बुलाया गया क्या? उसके बाद दीगर जो TLP के एहलकार थे वहाँ पे उनको बुलाया गया क्या? बाकी लोग जो शमूल थे उनको नहीं बुलाया गया, ना किसी को बुलाया गया, ना किसी पे जरा की गई। तो मैं तो कहता हूँ कि फ्रॉम डे वन दिस रिपोर्ट इज एक्चुअली इनकम्प्लीट और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आपकी इजाज़त से पहले शुएब साहब से भी पूछ ले, फिर आपकी तरफ आते हैं। शुएब साहब, जो आज जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने जनरल फैज़ का नाम लेके जो कुछ कहा, अभी फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो तो उससे उलट थी। वो तो था कि जनरल फैज़ ने कुछ किया ही नहीं, उसको तो बरी कर दिया। वो तो इसका मतलब है जजमेंट को तो एक कमीशन ने नलीफाई कर दिया। तो आज जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। जिम्मेदार ठहराया ना, मुझे बताएं तो फिर तो जजमेंट गलत हो गई या कमीशन गलत हो गया? या कमीशन गलत है, बिल्कुल आपने खूबसूरत पॉइंट आउट किया। या कमीशन गलत है या वो जजमेंट गलत है। अगर जजमेंट दुरुस्त है तो फिर कमीशन आपकी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। जजमेंट तो इन दी फील्ड है, उसके ऊपर कोई रिव्यू शूट भी अब खत्म हो गए। फिर तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जजमेंट तो नलीफाई नहीं कर सकते। तो आपके पास कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो जमा कराई गई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में बनाई गई और उनको कहा गया कि जी हम अभी कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आज कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके इस इश्यू को रिजॉल्व? मैं आपको एक बात बताऊं, अब इन्होंने उसको किसी और एंगल से उसको सजा देने का इरादा होगा एस्टेब्लिशमेंट का। क्यों? वजह यह है कि अगर एक दिन कोई एक जर्नैल इस बात पे बेशक साबिक सही फारिग हुआ कि उसने सियासत में मुदाखलत की है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, अगर इस बिना पे सजा हुई तो फिर आइंदा के लिए भी रास्ता आइंदा के लिए रास्ता खुलेगा। इस रास्ते को खोलने देना नहीं चाहते। तो जनरल फैज के खिलाफ उन्होंने वो एक सोसाइटी का केस खोला है। सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पूरे मुल्क की सियासत में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ा? वैसे पीटीआई बेनिफिशियरी थी, आपको पता है, चौक वाला धरना था, उसके पीछे भी आपके दोस्त थे सर, कोई और फैजाबाद के पीछे भी यही इल्जाम। नदीम साहब, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आज तक मैं कहता हूं हमारा कोई अच्छा है, कोई हमारा बुरा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनको नहीं करनी चाहिए। जो गलत करेगा he must be punished in accordance with law। एक आपसे दरखास्त करूंगा, पता नहीं पीटीआई एज पार्टी इसमें फ्रीक है कि नहीं। अगर आप फ्रीक हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके फ्रीक नहीं है, आप जाके बयान जरूर दीजिए कि जो डी चौक के धरने के पीछे भी थे मास्टरमाइंड उसके, उसको भी सजा दे, और जो फैजाबाद के मास्टरमाइंड थे उसके भी सजा दे। ये मेरी दरखास्त है आपसे। नदीम साहब, आपके तवस्सुत से, जिम्मेदारी से मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, जिसने जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में कोई डर्टी रोल अदा किया है, whosoever में भी, he must be punished in accordance with law and the constitution। मेरी ये आपको जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है।